तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, अपभ्रंश भाषा का स्थिति काल क्या है। तो यहाँ पर आपके समक्ष 4 विकल्प दिए गए हैं। 1500 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक, 500 ईस्वी से लेकर 1 ईस्वी पूर्व तक, 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक और 1000 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक। तो बताना है यहाँ पर सही विकल्प कौन सा होगा। तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प सी। क्या होगा, जो अपभ्रंश भाषा का स्थिति काल रहेगा ये 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक रहेगा। जैसा कि आपको पता ही होगा, जो अपभ्रंश आती है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत। इसमें 3 अन्य और आती हैं। कौन कौन सी? पहली तो होगी पाली, दूसरी प्राकृत और तीसरी अपभ्रंश। ठीक है ना, इसका ध्यान रखना है। जो अपभ्रंश का काल क्या है, 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। तो इसका ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको ये व्याख्या बता दी है। आगे देखिएगा, पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। विकल्प में है ब्राचड, शौरसेनी, अर्धमागधी या मागधी। तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा, जो पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई है, इसका आपने ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आगे देखिएगा, बाकी जो विकल्प है ब्राचड, ब्राचड का उत्पन्न हुआ है सिंधी से, और जो शौरसेनी है इसका पश्चिमी हिंदी से, मागधी का बिहारी हिंदी से। जो ज़्यादातर पूछी जाती है, एक तो ये हो जाएगी शौरसेनी हिंदी और दूसरी पूर्वी हिंदी। इन दो के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी या अवधी। तो जो मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर है ये आते हैं आपकी खड़ी बोली के अंतर्गत। इसका भी ध्यान रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न फिर से रिपीटेड है, मेरठ वाला ही है, भाषा वाला। आगे देखिए, ईसुरी किस बोली के लोक कवि हैं। तो विकल्प में है ब्रजभाषा, कन्नौजी, अवधी या बुंदेली। तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी, बुंदेली। जो ईसुरी हैं ये बुंदेली के लोक कवि माने जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या है, व्याख्या को भी देख लेते हैं। जो ईसुरी है ये बुंदेली बोली के प्रमुख लोक कवि हैं। बुंदेलखंड में बोली जाने वाली बुंदेली का क्षेत्र झांसी, जालौन, हमीरपुर, ओरछा, भोपाल, सागर, होशंगाबाद जिलों तक फैला है। इस प्रकार जो दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का मध्य भाग है इस बोली के अंतर्गत समाविष्ट हैं। किंतु जो बुंदेली में साहित्य रचना बहुत कम हुई है, इसका ध्यान रखना है। जो बुंदेली भाषा है या बुंदेली बोली है इसमें आपको बहुत ही कम साहित्य मिलेगा। जो कुछ एक मिलते हैं उसके नाम के जो प्रमुख हैं वे हैं लाल कवि के द्वारा छत्र प्रकाश की रचना बुंदेली में की गई है। इसका भी ध्यान रखना है, ये तथ्य भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, राजभाषा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है। तो विकल्प में है अनुच्छेद 344, 45, 46 या 47। तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा तो ये हो जाएगा विकल्प ए, राजभाषा आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत हुआ है। आगे देखिएगा, इन्हें आरोही क्रम में कालक्रमानुसार निर्धारित करें। यहाँ पर आपके इसमें कुछ पत्रिकाएं दी गई हैं, उसको आपने कालक्रम के अनुसार निर्धारित करना है। तो देखिएगा कौन सा सही विकल्प यहाँ पर होगा। तो जो विकल्प 1 है, सबसे पहले उदंत मार्तंड, उसके पश्चात प्रजामित्र, फिर प्रजाहितैषी और आखिर में आएगी हरिश्चंद्र मैगजीन। अगर इनके जो कालक्रम के बारे में पूछा जाए वो भी बता देता हूँ। देखिए, जो उदंत मार्तंड है इसका कालक्रम है 1826 ईस्वी और इसके संपादक अगर पूछे जाएँ तो ये जुगल किशोर हो जाएंगे। फिर है प्रजामित्र, इसका कालक्रम हो जाएगा 1834 ईस्वी, प्रजाहितैषी 1855 ईस्वी और हरिश्चंद्र मैगजीन इसका 1873 हो जाएगा। कुछ एक ये पत्रिका हैं, इसका आपका समय भी पता चल गया और इनके संपादक के बारे में भी आपको जानकारी मिल गई। फिर आगे देखिएगा, भारतीय संविधान ने अंकों के किस रूप को स्वीकार किया है। तो विकल्प में है भारतीय अंकों को, भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप को, भारतीय मूल के अरबी के अंतर्राष्ट्रीय रूप को या उपयुक्त सभी को स्वीकार किया गया है। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प बी, भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप को स्वीकार किया गया है। आगे देखिएगा, ये भी रिपीटेड प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशनारंभ वर्ष क्या है। या फिर ऐसा पूछा जाए, कवि वचन सुधा को कब प्रकाशित किया गया था। तो विकल्प में है 1865,
1868, 1880 या 1879। तो जो सही विकल्प यहाँ पर होगा तो वो आपने बताना है। तो जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प बी, 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा का प्रकाशन किया गया था। तो अगर ये पूछा जाए किसके द्वारा किया गया था, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया था। और कहाँ पर किया गया था? काशी में किया गया था। इसी के साथ पाला बोधिनी, हरिश्चंद्र मैगजीन भी जो भारतेंदु की ही पत्रिकाएं मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास ग्रंथ लिखा है उसमें जो कालों का नामकरण किस आधार पर उनके द्वारा किया गया है? तो विकल्प में है पूर्व परंपरा के अनुसार उन्होंने उसको फॉलो किया है, या फिर युग प्रवृत्ति के अनुसार, प्रमुख ग्रंथों के आधार पर, या इनमें से कोई नहीं। तो जो यहाँ पर सही विकल्प होगा तो वो हो जाएगा युग प्रवृत्ति के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास ग्रंथों में कालों के नामकरण को प्रमुखता दी गई है। ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास है इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो ये 1929 हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में किस पद्धति को अपनाया है, तो ये विधेयवादी पद्धति को अपनाया है। इसका भी ध्यान रखना है, ये भी महत्वपूर्ण तथ्य रहेंगे आपके लिए। ठीक है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो इसका प्रकाशन वर्ष हो जाएगा 1929। अगला प्रश्न है, इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने कौन हैं? तो कुछ एक यहाँ पर आपके समक्ष कवि दी गई हैं, इनमें जो सबसे पुराने होंगे उनका आपने चयन करना है। विकल्प में है सरहप्पा, मच्छंद्रनाथ, कन्हप्पा या गोरखनाथ। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, अर्थात जो सरहप्पा हैं ये सिद्धों और नाथों में सबसे पुराने माने जाते हैं। अगर ये आपसे पूछा जाए कि सरहप्पा की जो रचना का क्या नाम है, तो ये दोहा कोश हो जाएगा। इसका भी ध्यान रखिएगा। अगर ये पूछा जाए जो हिंदी के सबसे पुराने या सबसे पहले कवि किन्हें माना जाता है, तो ये सरहप्पा को ही माना जाता है। और ये पूछा जाए किसके द्वारा माना गया है, तो ये राहुल सांकृत्यायन के द्वारा माना गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का क्या नाम है? निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, मध्वाचार्य या बल्लभाचार्य। तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा विकल्प एक, क्या है? जो द्वैताद्वैतवाद है इसके प्रवर्तक आचार्य का नाम है निम्बार्काचार्य। आगे देखिएगा, थोड़ी सी इनके जो संप्रदाय और बाद भी बता देता हूँ। जो निम्बार्काचार्य है इनके बाद का नाम था द्वैताद्वैतवाद। और इनसे अगर पूछा जाए इनका संप्रदाय क्या है, तो इनका संप्रदाय हो जाएगा सनकादि संप्रदाय। इसके पश्चात है रामानुजाचार्य, तो इनका जो बाद था विशिष्टाद्वैतवाद और इनका संप्रदाय था श्री संप्रदाय। फिर है मध्वाचार्य, इनका जो बाद रहेगा तो ये द्वैतवाद रहेगा और संप्रदाय रहेगा ब्रह्म संप्रदाय। फिर जो विष्णु स्वामी है इनका जो बाद है शुद्धाद्वैतवाद है और जो संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय है। इसी प्रकार जो बल्लभाचार्य है इनका भी बाद शुद्धाद्वैतवाद रहेगा और संप्रदाय इनका रुद्र रहेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अब सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? विकल्प में है आपके समक्ष मधुमालती, मृगावती, माधवानल कामकंदला, पद्मावत। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना पद्मावत को माना जाता है। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि जो पद्मावत है किसकी रचना होगी, तो ये हो जाएगी मलिक मोहम्मद जायसी की रचना। अगर आपसे ये पूछा जाए इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो ये 1540 इसका रचना काल माना जाता है। ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए इस महाकाव्य में खंड कितने हैं, तो इसमें 57 खंड होंगे। इसका ध्यान रखना है कि ये है महाकाव्य। ठीक है, इसे महाकाव्य माना जाता है पद्मावत को। अगर आपसे ये पूछा जाए इसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया है या किस बोली का प्रयोग किया गया है, तो अवधी भाषा या अवधी बोली का इसमें प्रयोग किया गया है। तो इन तथ्यों को ध्यान में रखना है आपने। बाकी देखिएगा, जो मृगावती है ये कुतुबुन की रचना हो जाएगी। फिर मधुमालती ये मंजन की रचना हो जाएगी। माधवानल कामकंदला ये आलम की रचना हो जाएगी। इनको भी ध्यान में रखना आपने। अगला और आज का अंतिम प्रश्न देखिएगा, लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, उनका सारा काम समन्वय की विराट चेष्टा है। ये कथन किस लेखक का होगा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नगेंद्र। तो जो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा कि जो लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो,
उनका सारा काम समन्वय की विराट चेष्टा है। तो ये कथन कहा था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पर विकल्प ए हो जाएगा। क्या 16, तो क्या पूछा गया है, छायावाद नाम किसने दिया है। तो जो छायावाद नाम दिया गया था तो ये दिया गया था सर्वप्रथम मुकुटधर पांडे के द्वारा। जो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा विकल्प ए, मुकुटधर पांडे। अगला प्रश्न देख लेते हैं अब। अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है क्या है, 17, कामायनी का पात्र मनुपुत्र कुमार किसका पुत्र है। तो जो प्रश्न है ये थोड़ा सा उल्ट-पटांग पूछा गया है। इसका यहाँ पर उद्देश्य नहीं बताया गया है क्या प्रश्न में पूछा गया है। यहाँ पर मेरे ख्याल से हो सकता था कि जो कामायनी का पुत्र कुमार है, कामायनी का पात्र मनुपुत्र कुमार है, ये किसका प्रतीक है। प्रतीक अगर होता तो यहाँ पर मानव आना था, परंतु यहाँ पर पुत्र पूछा है, तो मुझे लगता है जो सही विकल्प होना चाहिए वो हरिदेव होना चाहिए। परंतु जो ऑफिशियल आंसर की है वहाँ पर डी दिया गया है। अगर हम डी के हिसाब से देखें तो यहाँ पर आना था प्रश्न इस प्रकार से, कामायनी का जो पात्र मनुपुत्र कुमार है किसका प्रतीक है, तो ये डी मानव होना था। ठीक है, तो आप इन दोनों को इस प्रकार से भी लेंगे तो आपके दो प्रश्न बन जाएंगे। पहला प्रश्न इस प्रकार से होगा कि जो कामायनी का पात्र मनुपुत्र कुमार है इसके माता का नाम या किसका पुत्र है, तो एक तो हो जाएगी श्रद्धा, श्रद्धा का प्रतीक होता है हरिदेव। ठीक है, और दूसरा मनु हो जाएगी, माता पिता इसके मनु और श्रद्धा हो जाएंगे। इसके पश्चात अगर ये पूछा जाए जो कामायनी का पात्र मनुपुत्र कुमार है ये किसका प्रतीक है, तो ये मानव का प्रतीक होगा। ठीक है, तो ये दो प्रश्न यहाँ से आपके तैयार हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 18, क्या पूछा है इसमें, ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है, उपन्यास, कथा, आलोचना या नाट्य। तो जो 18 का सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प बी, ये उपन्यास विधा की रचना है। अगर पूछा जाए ये किसका उपन्यास है तो ये हरिऔध जी का उपन्यास माना जाता है। ठीक है, बी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 19, धूमकेतु एक श्रुति किसका उपन्यास है। तो विकल्प में है धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, नरेश मेहता या कृष्णा सोबती। तो सही विकल्प यहाँ पर जो हो जाएगा तो ये हो जाएगा विकल्प सी, नरेश मेहता का उपन्यास हो जाएगा ये धूमकेतु एक श्रुति। आपने विधा याद रखनी है, ये उपन्यास विधा की रचना है धूमकेतु एक श्रुति। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर, एक चित्रासुख किसका उपन्यास है। तो यहाँ पर अब सीधे सीधे आपको प्रश्न के उत्तर बता दूंगा। तो ये जो उपन्यास हो जाएगा ये हो जाएगा निर्मल वर्मा का। जो निर्मल वर्मा है इनका उपन्यास हो जाएगा एक चित्रासुख। इसी के साथ ये भी बता देता हूँ जो निर्मल वर्मा है ये इनका संबंध हिमाचल प्रदेश से रहा है। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखिए 21, सुमेल नहीं है, अर्थात यहाँ पर आपके समक्ष 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें एक सुमेलित नहीं होगा, उसका चयन करना है। तो विकल्प 1 है मिश्रबंधु की रचना हो जाएगी हिंदी नवरत्न, सही है। इसके पश्चात है गुलाब राय मेरी असफलताएं, बिल्कुल सही है। इसके पश्चात है माखनलाल चतुर्वेदी साहित्य देवता, तो ये भी सही हो जाएगा। अंत में है क्षणदा रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, तो ये गलत हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं होगा क्योंकि क्षणदा रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं महादेवी वर्मा की रचना हो जाएगी। ठीक है, तो डी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न देखिएगा आप 22, क्या पूछा गया है इसमें, कृष्णा सोबती की संस्मरणात्मक रचना कौन सी है। तो जो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर 22 का, तो वो हो जाएगा विकल्प 1 हम हशमत। जो हम हशमत है ये कृष्णा सोबती का संस्मरण है या संस्मरणात्मक रचना इसे कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 23, इसमें क्या पूछा गया है, आचार्य विश्वनाथ की रचना कौन सी है। तो जो आचार्य विश्वनाथ की रचना हो जाएगी तो ये हो जाएगी साहित्य दर्पण। 23 का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आचार्य दंडी के अनुसार काव्य गुण कितने हैं। तो जो आचार्य दंडी है इनके अनुसार काव्य गुण बताने हैं। तो जो 24 का सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10। आचार्य दंडी ने काव्य गुण 10 माने हैं। इसी के साथ अगर पूछा जाए भरत मुनि के अनुसार काव्य गुण कितने हैं, तो इन्होंने भी काव्य गुण 10 ही माने हैं। अगर दोष पूछे जाए भरत मुनि के अनुसार तो वो भी 10 ही होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा 25, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक क्रोचे कहाँ के निवासी थे। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ बी, इटली के निवासी थे ये। यहाँ से देखिए आपके 2-3 प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न तो ये बनेगा कि जो
अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन थे? तो ये क्रोचे थे। दूसरा प्रश्न ये बनेगा, क्रोचे कहाँ से संबंध रखते थे या किस देश से संबंध रखते थे? तो वे रखते थे इटली से संबंध, ठीक है। और इनका संबंध पाश्चात्य काव्य जगत में महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा 26। तो क्या पूछा गया है, साधारणीकरण से क्या तात्पर्य है? तो जो साधारणीकरण से तात्पर्य रहेगा तो वो रहेगा रस के समस्त अवयवों का होता है साधारणीकरण, ठीक है। तो इसे आप नॉर्मलाइजेशन भी कह सकते हैं, हिंदी में साधारणीकरण और इंग्लिश में नॉर्मलाइजेशन। अगर ये प्रश्न पूछा जाए साधारणीकरण के प्रवर्तक कौन रहे हैं, तो ये भामह रहे हैं, ठीक है, भामह। अगला प्रश्न देखिएगा 27। अशोक के फूल नामक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन होंगे? तो ये हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है 28। क्या पूछा गया है इसमें, फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित किया गया था? तो बताना है फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था आपका कलकत्ता में स्थापित। अगर आपसे ये प्रश्न बने, जो लल्लू जी लाल हैं और सदल मिश्र है, इन दोनों का संबंध किस कॉलेज से रहा है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज से इनका संबंध रहा है। अगला प्रश्न है 29। निम्नलिखित पत्रिका और संपादक युगम में कौन सा सही नहीं होगा? विकल्प 1 है हंस प्रेमचंद, विकल्प 2 है आनंद कादम्बनी राजेंद्र अवस्थी, विकल्प 3 है प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी, विकल्प 4 है ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र। तो यहाँ पर जो सही नहीं होगा तो वो होगा विकल्प बी, जो आनंद कादम्बिनी है ये राजेंद्र अवस्थी की पत्रिका नहीं होगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा 30। उदंत मार्तंड पत्रिका कहाँ से निकलती थी? तो जो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कलकत्ता से। जो उदंत मार्तंड पत्रिका है इसे हिंदी की प्रथम पत्रिका भी माना जाता है, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगर आपसे पूछा जाए उदंत मार्तंड पत्रिका किस प्रकार की पत्रिका थी, तो ये मासिक पत्रिका थी और इसे प्रथमतः हिंदी भाषा में निकाला गया था। और कहाँ से निकाला गया था? कलकत्ता से। अगर इसके संपादक पूछे जाए तो ये पंडित जुगल किशोर थे, ठीक है, ये तथ्य याद रखने आपने। अगला प्रश्न देखिएगा आप, मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या है? तो जो 31 है बहुत सुंदर प्रश्न है ये भी, तो ये हो जाएगा मादा मगरमच्छ, सी सही विकल्प। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए चौराहा में समास है, तो बताना है जो चौराहा है इसमें कौन सा समास होगा? तो जो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा द्विगु समास। जहाँ पर आपको इस तरह की गिनतियाँ शुरुआत में दिखती हैं, चौराहा, दोराहा, तीन राहा इत्यादि इत्यादि, तो वहाँ पर द्विगु समास होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 33। आपके अवकाश का क्या हुआ? उपयुक्त वाक्य में है, बताना है उपयुक्त वाक्य में क्या वर्णित किया गया है। तो यहाँ पर वर्णित किया गया है प्रश्नवाचक, यहाँ पर प्रश्नवाचक या प्रश्न अंत में छोड़ा गया है आपके अवकाश का क्या हुआ। तो देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह अंत में दिया गया है, ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अर्थालंकार के बिना सरस्वती विधवा के समान है, ये कथन किसका होगा? अलंकार के संबंध में ये कथन कहा गया है, तो बताना है किसके द्वारा ये कथन कहा गया था। तो जो वेद व्यास जी हैं इनके द्वारा ये कथन कहा गया है, सही विकल्प यहाँ डी हो जाएगा। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप अवश्य जुड़िए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रदान कर दिया गया है। वहाँ पर आपको महत्वपूर्ण PDF इत्यादि सेंड की जाती रहती हैं। तो देखिए 35। हिंदी की सर्वाधिक बोले जाने वाली बोली कौन सी है? तो जो ये महत्वपूर्ण या सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली होगी तो ये हो जाएगी भोजपुरी, तो सी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न देखिए 36। ब्रजभाषा का स्वर्ण युग है, तो बताना है कि कौन से युग में ब्रजभाषा का अत्यधिक प्रयोग किया जाने लगा था। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा रीतिकाल। जो रीतिकाल था इसमें अधिकतर विद्वानों कवियों के द्वारा ब्रजभाषा का ही प्रयोग किया जाता था। थोड़ा थोड़ा आपको भक्ति काल में भी मिलेगा, आदिकाल में भी मिलेगा, परंतु अत्यधिक और स्वर्ण युग के तौर पर कहा जाए तो ये रीतिकाल ही होगा। अगला प्रश्न देखिए 37। ओम जय जगदीश हरे आरती किसने लिखी है? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जो ये आरती है हर एक मंदिर में गाई जाती है, मुझे लगता है इसका उत्तर तो आप सभी को आता ही होगा। यहाँ से आपको एक हिंट ये दे देता हूँ,
इनके द्वारा एक उपन्यास लिखा गया है जिसे हिंदी के शुरुआती उपन्यासों में स्थान दिया जाता है और उसका नाम है भाग्यवती। तो चलिए बता देता हूँ आपको इसका उत्तर। तो ये हो जाएगा श्रद्धाराम फिलौरी। इनके द्वारा इस आरती को लिखा गया है। ओम जय जगदीश हरे। इसी के साथ 2-4 तथ्य आपको ये भी बता देता हूँ। जो शुरुआती तौर पर खड़ी बोली का प्रचार प्रसार पंजाब में किया गया था, उनमें श्रद्धाराम फिलौरी का भी महत्वपूर्ण। तो यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए, कालक्रमानुसार उचित छांटिए। तो बताना है कालक्रम के अनुसार दिए गए विकल्पों में कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर देखिए जो विकल्प बी है, सबसे पहले रेखा चित्र, उसके पश्चात संस्मरण, फिर सेतुबंध, फिर हमारे आराध्य। ये सही विकल्प हो जाएगा, विकल्प बी। अगला प्रश्न देखिए 39, क्या पूछा गया है इसमें, पहाड़ों में प्रेममय संगीत रिपोर्टाज किसने लिखा है। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा उपेंद्र नाथ अश्क के द्वारा इसे लिखा गया है, पहाड़ों में प्रेममय संगीत। अगर विधा पूछी जाए तो ये रिपोर्टाज होगा। किसका रिपोर्टाज? अश्क जी का। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 40, क्या पूछा गया है इसमें, उबटन का तत्सम कौन सा है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तत्सम का, तो ये हो जाएगा आपका विकल्प ए। ठीक है, यहाँ पर देखिए पूछा गया है तत्सम। मैं आपसे चाहूँगा कि आप सभी बताइए तत्सम से क्या तात्पर्य होता है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये सभी अगर आपको इनका उत्तर आता हो तो इन सभी का उत्तर आपने बताना है। ठीक है ना। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, अभ्यस्त का पर्यायवाची क्या होगा। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा आदि। जो आदि है ये अभ्यस्त का पर्यायवाची होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 40। तो इसमें क्या पूछा गया है, सिवा शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो जो सिवा शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा तो ये हो जाएगा अलावा। डी सही विकल्प यहाँ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कर्कश कर्षण का विलोम क्या है। तो जो कर्षण शब्द है यहाँ पर इसका विलोम बताना है। तो 43 का जो सही विकल्प हो जाएगा विकर्षण। बी सही विकल्प हो जाएगा। आगे देखिए राग का विलोम शब्द क्या है। तो जो राग शब्द का विलोम हो जाएगा तो ये विराग हो जाएगा। बी सही विकल्प। फिर है धोबी के सामने कपड़ों का डैश है। तो बताना है धोबी के समक्ष कपड़ों का क्या रखा हुआ है। तो विकल्पों के अनुसार जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा गट्ठर। धोबी के समक्ष या धोबी के सामने कपड़ों का गट्ठर रखा गया है। अगला प्रश्न है 46, चरते हुए डैश को देखकर हम लोग मंत्रमुग्ध हो गए। तो बताना है चरते हुए डैश को देखकर हम लोग मंत्रमुग्ध हो गए, डैश स्थान में क्या आएगा। तो यहाँ पर जो आएगा तो वो हो जाएगा आपका मृगयूथ। ऑफिशियल आंसर की में यही दिया गया है मृगयूथ। चलते हुए मृगयूथ को देखकर हम लोग मंत्रमुग्ध हो गए। अगला प्रश्न है यहाँ पर 47, अंक का अनेकार्थी नहीं है। तो बताना है अंक का अनेकार्थी कौन सा नहीं होगा। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर विकल्प ए दैनंदिनी। जो दैनंदिनी है ये अंक का पर्यायवाची या अनेकार्थी नहीं होगा। बाकी गोद, भाग्य और संख्या ये तीनों ही हो जाएंगे। ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं अपना। क्या पूछा गया है, तक्षक का अनेकार्थी नहीं है। तो बताना है जो तक्षक शब्द है इसका अनेकार्थी नहीं होगा। तो ये हो जाएगा आपका विकल्प बी शिलान्यास। जो शिलान्यास है ये तक्षक का अनेकार्थी नहीं होगा। बाकी बढ़ई, विश्वकर्मा और सूत्रधार ये तीनों ही शब्द जो हैं या तीनों ही विकल्प तक्षक के अनेकार्थी होंगे। 48 का सही विकल्प बी। अगला प्रश्न देखिएगा 49। तो इसमें क्या पूछा गया है, शब्द युगम के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो यहाँ पर शब्द युगम है आचार और आचार्य। तो ये यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा इन दोनों का तो वो हो जाएगा विकल्प सी रीति, व्यवहार और विद्वान। ठीक है। आचार से तात्पर्य हो जाएगा रीति व्यवहार और आचार्य से तात्पर्य हो जाएगा विद्वान। तो अगला प्रश्न देखिए 50। क्या पूछा गया है इसमें, शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो यहाँ पर शब्द युग्म होंगे जर और जर्रा। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा विकल्प सी
दौलत, थोड़ा और अल्प। ठीक है, जर जरा का हो जाएगा दौलत, थोड़ा, अल्प। ठीक है, तो ये सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर 50 का सी। यहाँ पर अब हमारा हिंदी सेक्शन के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तात्पर्य है आज की वीडियो में कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, इसके पश्चात जैसा आपको पता है हम वीडियो के अंत में 5 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, तो इस वीडियो में भी हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो जो पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है तो वो ये होगा, ILO का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? ILO से तात्पर्य होता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो जो ILO का हेडक्वार्टर होगा ये जिनेवा में होगा। जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, विपो का मुख्यालय किस स्थान में स्थित है? विपो, WIPO, तो इसका मुख्यालय भी आपके जिनेवा में ही स्थित होगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है, मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है जो डैश परजीवी के कारण होती है, तो ये होगा प्लाज्मोडियम। क्या है? प्लाज्मोडियम। तो ये मलेरिया नामक बीमारी है जो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण फैलती है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। अंतिम प्रश्न है 5वां, यूरोपियन संघ का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो ये होगा बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। यूरोपियन संघ को इसलिए डिस्कस किया जा रहा है, वर्तमान में रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है जिसमें यूरोपियन संघ यूक्रेन की अत्यधिक सहायता कर रहा है, जिस कारण ये चर्चित हो रहा है। ठीक है, तो ये 5 प्रश्न आज हमने डिस्कस किए। आप अवश्य बताइएगा ये आपको कैसे लगे। ठीक है, आगे भी इन्हें कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, तो इसके संबंध में आपने अवश्य अपने मत प्रदान करने हैं। ठीक है, थैंक यू।